इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि एंजाइम या जो भी प्रोटीन बन रहा है या तो बन रहा है या तो वो नहीं बन रहा है। ठीक है, आज से आ रहे हो क्या बेटा? आज से आ रहे हो? कहाँ पर है? बिलासपुर में। ठीक है बैठो। आपको वो समझ आ रहा है? वीडियो देखे हो जाके नहीं देखे? ऐसी, हाँ, चैनल में जाके देखोगे तो वो पब्लिक रहता है मेरे वीडियो। चलिए कोडोमिनेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडोमिनेंस से क्वेश्चन आता है नीट में। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट बताया था। डोमिनेंस है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो दो अलग अलग टाइप के डोमिनेंट जीन अगर साथ साथ आते हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर हम एलील की बात करें तो ये, अब यहाँ पर अगर ये बोलोगे यहाँ डोमिनेंस का केस लगेगा या कोडोमिनेंस का केस लगेगा? है डोमिनेंस की कोडोमिनेंस? बट हम लोगों ने तो इसको कोडोमिनेंस पढ़ा ही नहीं है। इसको तो हम लोगों ने नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल में पढ़ा है। बेटा ये एक ही जैसे दो, एक ही जीन के दो दो टाइप के एलील है, मतलब एक ही कैरेक्टर के दो सिमिलर जीन है। ये कोई अलग अलग प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा। ये क्या प्रोटीन बनाएगा? ये टॉल हाइट के लिए प्रोटीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? टॉल हाइट। तो सीधी सी बात है, हाइट हाइट एक कैरेक्टर है, तो जो भी कैरेक्टर के लिए ये प्रोटीन बनाएगा वो सिमिलर टाइप का होगा। ये जो बना रहा है वैसे ही ये बनाएगा, तो उसमें कोडोमिनेंस कहाँ होगा? समझ आ रहा है बात? तो एक ही जैसा प्रोटीन बना रहा है भाई, सीधी सी बात है कि अब जैसे दो भाई हैं, दोनों के दोनों डोमिनेंस है, दोनों एक ही जैसा डोमिनेंस। लेकिन अगर दो अलग अलग टाइप के दोस्त हैं, नॉट भाई, तो वो जो दोनों के अगर अलग अलग तरीके से डोमिनेंसी दिखाएगा, एक पता पड़ा डोमिनेंसी दिखाने के लिए एक डंडा निकाल रहा है तो दूसरा वाला बोलेगा मैं बंदूक पकड़ा हूं। तो ये दोनों क्या है? गुंडागर्दी, मतलब दोनों डोमिनेंसी दिखा रहा है। समझ आ रहा है बात? अब दोनों के दोनों पर डंडा है, दोनों भाई हैं, तो कहाँ समझ आएगा कौन किसको डोमिनेट कर रहा है? ठीक है, तो ये नॉर्मल डोमिनेंसी का केस होता है। ठीक है, यहाँ जो हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ जो मेंडेलियन प्रिंसिपल है उसमें नॉर्मल डोमिनेंसी का केस होता है। समझ आ रहा बात आप लोगों को, ऑनलाइन वाले लोगों को? ठीक है, चलो अब तो को डोमिनेंस में क्या होगा कि दो अलग अलग जीन अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं और दोनों प्रोटीन एक्सप्रेस करता है अपने आप। समझ आ रहा बात? यहां पर क्या हो रहा है? सेम टाइप के दो जीन है, ये सेम टाइप के दो जीन है ना, सिमिलर टाइप ऑफ टू जीन, ये एक एलील है। समझ आ रहा है? सिमिलर टाइप ऑफ टू जीन। क्लियर हो रहा है ना कि नहीं? चलिए, अब कोडोमिनेंस जो रहता है में तो हम एग्जांपल बेटा एओ ब्लड ग्रुप, एवीओ ब्लड ग्रुप। अब देखो एवीओ ब्लड ग्रुप आप लोगों के में सिलेबस में दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया भी होता है कोडोमिनेंस का एग्जांपल। ठीक है, तो एवीओ ब्लड ग्रुप में अब सबसे पहले बात ये देखते हैं कि व्हाट इज ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड में कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? बोलो, नहीं पता तो नहीं पता, जो पता है वो बोलो। बताओ बेटा, आपको ब्लड ग्रुप जो होता है हमारे ब्लड में कहाँ पर पाया जाता है?
बोलो, ऑनलाइन वाले लोग बताओ। सर ब्लड में। ब्लड में कहाँ पर? सरफेस ब्लड में तो ब्लड RBC में कहाँ? क्या रहता है? आरबीसी। ब्लड ग्रुप के लिए जो भी प्रोटीन होते हैं वो आरबीसी में पाए जाते हैं। समझ आ रहा बात? ठीक है। अब देखो आरबीसी में ऐसा क्या होता है कि हम ए बी ओ ए बी ओ ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप वाले कितने लोग हैं? ए ब्लड ग्रुप वाले, इसको तो मालूम ही नहीं है इतना ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप, बी। और सी ब्लड ग्रुप वाले, और सी ब्लड, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ। हाँ, ये मैं पहले बता चुका हूँ क्या आरबीसी वाला? ये बताया तो ऐसा क्यों लग रहा बता? 11th में बताइए। 11th में बताया हूँ, 11th क्लास में बताया। चलो ये आरबीसी है। आरबीसी का शेप बाई कॉन्वेक्स होता है कि बाई कॉनकेव होता है? बाई कॉनकेव। ठीक है, ऐसा रहता है, ना कि बाई कॉन्वेक्स, ऐसा नहीं रहे। ट्रायंगल शेप होता है। हाँ, वो उसका रहता है कैप्टन अमेरिका का, हम लोग का बाई कॉनकेव है। चलो, तो आरबीसी जो है बेटा, इसमें क्या रहता है? ये आरबीसी का क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और जिसमें कि क्या भरा हुआ रहता है जी? हीमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है, आप लोगों ने सेल बायोलॉजी अगर पढ़ा है तो सेल मेम्ब्रेन में क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? प्रोटीन और लिपिड से बनता है। अलग टाइप के प्रोटीन, अलग टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं, फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो आरबीसी का जो सरफेस है, इसमें कुछ टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगर एक टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ए टाइप का मान लेते हैं, ए टाइप ऑफ प्रोटीन अगर इसमें प्रेजेंट होगा, कभी कभी हो सकता है कि इसमें कोई दूसरा टाइप का भी प्रोटीन हो सकता है, बी टाइप का प्रोटीन भी हो सकता है इसमें। समझ आया बात? बी टाइप का प्रोटीन भी हो सकता है। मतलब अपन ये देख रहे हैं ना कि भाई प्रोटीन की कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप, मतलब वो जो प्रोटीन है वो ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस में पाए जाएंगे कि एक टाइप का या कोई दूसरा टाइप का प्रोटीन है ना। यह हो सकता है कि दोनों के दोनों प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि एक बिना प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर ए टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, उस टाइप के ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप बोलते हैं। बी टाइप का प्रोटीन होगा तो बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, और अगर दोनों प्रेजेंट होगा तो ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे आरबीसी में प्रोटीन कौन से टाइप का प्रेजेंट है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो। अगर एक टाइप का होगा, मतलब यहाँ से एक चीज और हमको समझ आ गया कि भैया मैक्सिमम 2 टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं, है ना। तो अगर किसी की बॉडी में एक टाइप का है तो हम लोग ए बोल दिए, है ना। कोई दूसरा टाइप का है, इसके अलावा कोई दूसरे टाइप का है तो बी बोल दिए। समझ आ रहा बात? ठीक है, ऑनलाइन वाले लोगों को सुनाई दे रहा है ना। मे भी यस सर। हो सकता है कि भैया दोनों टाइप के प्रोटीन हो, या हो सकता है दोनों टाइप के प्रोटीन ना हो। तो ये दोनों टाइप के होंगे तो ए बी हो गया। और ये दोनों टाइप के प्रोटीन जो रहता है, बोथ आर एब्सेंट, both are absent on the surface of, that is surface membrane of RBC। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? O ब्लड ग्रुप बोल देंगे। समझ आया बात? एक्चुअल में O इज 0। इसका ब्लड ग्रुप O है 2 लोग तो, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता ना 0 ब्लड ग्रुप सुनने वाले लोग, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? 0 यार, 0। तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए क्या भैया O बोल देते हैं। ठीक है, मतलब O ब्लड ग्रुप एक्चुअल में है, इसमें ना ए टाइप का रहता है प्रेजेंट, ना ही बी टाइप का प्रोटीन। समझ आया बात? ठीक है, क्या सर बेचारे के पास नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता। ठीक है, समझ आ रहा बात? ये ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है, पहला। चल, दूसरी चीज कि ये प्रोटीन कौन बनाता है, मैंने आपको बताया ये प्रोटीन है ना। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कौन बनाता है?
है, ये प्रोटीन कौन बनाता है? भैया हमारी बॉडी में किसी भी सेल में अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है, ऑनलाइन वाले बताएंगे, तो वो प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, प्रोसेस क्या है? हाँ हाँ, सबसे पहले हाँ डीएनए होगा, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा। आप लोग अभी मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रहे हो ना, ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से कोई भी प्रोटीन बनेगा, कोई भी एक्स वाई जेड हमारी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। यहां तक समझ आया? ठीक है, चलिए। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, मतलब आरबीसी में, आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन जब बनेगा, तो आरबीसी में जो डीएनए होता है, और डीएनए होता है क्या? आरबीसी में डीएनए होता है? Yes. नो सर। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए भी नहीं होता, ना ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेले नहीं होता है, ठीक है। खाली आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा और कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, और मेनली हीमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। तो भैया कोई भी सेल जब बनता है तो बिना न्यूक्लियस के नहीं बनता है। आरबीसी में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। कब? स्टार्टिंग में, अर्ली लाइफ में, ठीक है। तो भैया आरबीसी जो है वो ऐसे ही सोना पैदा हो जाएगा। आरबीसी भी एक सेल है, इसीलिए तो उसको सेल बोला जाता है। लेकिन अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें तो कोई भी सेल को तभी सेल बोलते हैं जब उसमें एक स्ट्रक्चर हो, साइटोप्लाज्म हो, और न्यूक्लियर मटेरियल हो, या जेनेटिक मटेरियल हो, डीएनए आरएनए कुछ होगा, तभी हम उसको एक सेल बोलते हैं। समझ आ रहा बात? क्योंकि सेल का जो मशीन, सेल को चलाने वाले जो मशीन होते हैं, जैसे सेल मशीनरी, जैसे जेनेटिक मटेरियल तो होना चाहिए, तभी तो उसमें जो भी चीज बनना है बनेगा। समझ आ रहा बात? तो जो जब आरबीसी बनना चालू होता है, जब आरबीसी बच्चा होता है, समझ आ रहा बात? जब आरबीसी छोटा बच्चा के रूप में रहता है, इमेच्योर आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। बट ड्यूरिंग द फेज ऑफ मैच्योरेशन, जैसे जैसे मैच्योर होते जाता है, बड़ा होते जाता है, सेल ऑर्गेनेले चला जाता है, न्यूक्लियस भी चला जाता है। समझ आ रहा है बात? अवस्था ऐसा है, पहले जैसे नॉर्मल बाकी से ओवल शेप रहेगा, बट धीरे धीरे ये शेप चेंज करता है, सारा सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस निकाल लेता है। इसका शेप भी बाई कॉन्केव होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, दैट इज द लैक ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसका शेप बाई कॉन्केव होता है, न्यूक्लियस होता है तो बाई कॉन्वेक्स। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो वो बन गया शुरू में, ये तो शुरू में न्यूक्लियस जिस रहेगा तो बाई कॉन्केव हो जाता है, ठीक है। चलो, एब्सेंट होगा तो बाई कॉन्केव हो जाएगा, और अगर है तो वो कॉन्वेक्सिटी आएगी ना बेटा, ओवल शेप या कॉन्वेक्सिटी तो आएगी ना, न्यूक्लियस के कारण ही वो ऐसा खुल जाता है, ठीक है। हाँ। ये सब आगे देखेंगे बेटा, अभी सब्र करो, अभी बहुत बचा है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसका ये मतलब है कि अब बेटा कोई भी स्पेसिफिक एमआरएनए या कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन एक स्पेसिफिक जीन से ही बनता है। ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ रहा है ये? बोलो। यस हाँ। सर। तो अपन इमेजिन करते हैं कि ये जो डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ पर ये जो पार्ट है दैट इज जीन, ये हिस्सा का एमआरएनए बन रहा है, और ये जो जीन है, ये जीन किसके लिए है? फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर ब्लड ग्रुपिंग। समझ आया? समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? आपके बीच से आया हो तो ये टॉपिक थोड़ा शुरू में समझना रहता है, तो आप ना वीडियोस पहले एक बार देख, बेसिक वीडियो 2 क्लास, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? तो ये जो डीएनए का पार्ट है, इसी को हम जीन बोलते हैं। व्हाट इज जीन? पार्ट ऑफ डीएनए। तो ये जो स्पेसिफिक जीन है बेटा, हमारी बॉडी में हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है। समझ आया? तो ये जो जीन है किसके लिए है? ये प्रोटीन बनाने के लिए। मे बी ये प्रोटीन बनाएगा, मे बी ये बनाएगा, हो सकता है दोनों के लिए जीन अलग अलग। तो यहाँ पर मैं एक ही जीन बता रहा हूँ, मे बी ये जीन किसके लिए है? टाइप ए जीन। तो ये टाइप ए जीन क्या बनाएगा? टाइप ए प्रोटीन। टाइप ए प्रोटीन किसको रिप्रेजेंट करेगा?
ए ब्लड ग्रुप। क्लियर है? जैसे कि मैंने बताया ए ब्लड ग्रुप होना या बी ब्लड ग्रुप होना या कोई भी एक ब्लड ग्रुप होना, इट इज अ ट्रेट या कैरेक्टर। ये भी एक कैरेक्टर है हमारी बॉडी का, ब्लड ग्रुप भी एक कैरेक्टर है। समझ आ रहा बात? तो अब यहाँ पर ये समझ आ गया कि भैया ए ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, तो अगर एक कैरेक्टर है तो मिनिमम किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कितना जीन होना चाहिए? मिनिमम किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी बॉडी में कितने जीन होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 कितने होने चाहिए? ऑनलाइन वाले लोग भी बताओ कितने होने चाहिए भैया हमारे? 2। बोलो। मिनिमम 2 जीन की जरूरत होती है। ये एक एलील इज अ पेयर ऑफ जीन फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक कैरेक्टर। इसका ये मतलब है कि ए ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास 2 टाइप के जीन होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है उसको बोलते हैं आई जीन। क्या बोलते हैं? आई जीन। ठीक है, तो आई जीन के कुछ वेराइटीज, आई जीन के वेराइटीज समझ आया? ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है उस जीन को अपन क्या बोलते हैं? आई जीन। आई जीन 3 टाइप के वैरायटीज में पाया जाता है। आई जीन ए टाइप का, आई जीन बी टाइप का और आई जीन ओ टाइप का। मतलब जो ऐसा जीन जो रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस इटसेल्फ, और ये अपने आप को एक्सप्रेस, ठीक है, नॉट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। ये समझ आ गया? ऐसा आप लोग लिख लेना ना बाद में, तो मेरे को समझाना है। ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ रहा है? यस सर। एक मिनट है। तो इतना लिख लो, इतना लिखो। चलिए, हो गया क्या? तो अब ये देखो, तो आई जीन 3 वैरायटीज के पाए जाते हैं। एक ए टाइप का, बी टाइप का आई जीन और एक ओ टाइप का आई जीन। तो ये क्या है भैया? ये दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन है। ये दोनों के दोनों क्या है? डोमिनेंट जीन है। और ये क्या है? रेसेसिव जीन है। तो रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है ना? चलिए, अब अपन देखते हैं कि भैया ए ब्लड ग्रुप कैसे आता है, बी ब्लड ग्रुप कैसे आता है। अब इसका ये मतलब है कि 3 टाइप के एलील हमको मिलेंगे, है ना? अब हर एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमको मिनिमम 2 जीन की जरूरत है। मे बी दे आर सिमिलर, मे बी दे आर डिसिमिलर। ठीक है, समझ आया? तो ये 3 वैरायटी के जीन, ठीक है, 3 टाइप के एलील बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसको मैं हटा रहा हूँ या फिर अपन यही किनारे ही कर लेते हैं ऐसा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि ए ब्लड ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है। तो ए ब्लड ग्रुप अगर है तो इसमें जो एंटीजन होगा
एंटीजन, अच्छा व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी? एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? हर एक प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में वो एक एंटीजन के जैसा काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रोटीन जो होता है इट एक्ट्स लाइक एंटीजन। अब व्हाट इज एंटीजन? जो इनिशिएट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो प्रोटीन एक्ट्स लाइक एंटीजन, ये सब समझ लो क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो एंटीजन क्या है भैया? एक प्रोटीन, या प्रोटीन कैसे एक्ट करता है? एंटीजन के जैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए अगर मैं बताऊं कि हमारी बॉडी में कोई एक बैक्टीरिया आया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया का भी जो सेल मेम्ब्रेन होगा या सेल वॉल होगा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन होगा, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगा ये भी प्रोटीन से बना रहता है। प्रोटीन रहता है, लिपिड रहता ही है ऑलमोस्ट सब, ठीक है। तो जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आएगा, हमारी बॉडी उसको एज अ एंटीजन के रूप में देखेगी, एज अ फॉरेन पार्टिकल है ना, बाहर का है, एंटीजन के रूप में देखेगी उसको। समझ आ रहा बात? और हमारी बॉडी में क्या बनेगा? एंटीबॉडीज बनेगा। तो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनता है? एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगा, कोविड के लिए वैक्सीन लगा है, सबको लग गया है ना। तो कोविड का जो वैक्सीन होता है वो, कोई भी वैक्सीन जो रहता है दो टाइप से बनाया जाता है, या तो उसमें जिंदा वायरस होता है या तो मरा हुआ होता है, ठीक है। तो जिंदा भी रहता है लेकिन वो हमको हार्म नहीं पहुंचा सकता, उसको ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं। मरा हुआ रहेगा तो ऐसे भी कोई काम करे। तो जैसे ही एक्चुअल में मेन मकसद होता है उसका जो प्रोटीन कोट होता है उसको बॉडी के अंदर डालना, तो जो वायरस होता है उसका भी प्रोटीन कोट होता है। तो वैक्सीन में क्या होता है कुल मिला करके, या तो उसके वायरस के जो प्रोटीन है, आउटर वॉल, आउटर का कवरिंग, बॉडी का कवरिंग दैट इज प्रोटीन से बना हुआ, या तो उसके टुकड़े, या मरा हुआ वायरस या जिंदा वायरस, कुल मिला के उसका प्रोटीन होना चाहिए। जैसे ही उसका प्रोटीन बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करना चालू कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वैसा प्रोटीन नहीं पाया जाए। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, इस क्यों ना स्किन सेल क्यों ना हो, हमारी बॉडी के स्किन सेल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी होगा, सेल मेम्ब्रेन है तो प्रोटीन से बना हुआ होगा, तो प्रोटीन से बना हुआ है तो हमारी बॉडी हमारे हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल को पहचानते हैं कि हाँ ये तो मैं प्रोटीन को जानता हूं। तो वो एंटीजन के जैसे काम नहीं करता। लेकिन कोई बाहर से अंदर आ, क्यों ना वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसका आउटर कवरिंग एज अ प्रोटीन के रूप में हमारे लिए एंटीजन के जैसे काम करेगा। हमारी बॉडी जो डब्ल्यूबीसीज हैं, लाइक बी लिम्फोसाइट है ना, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाता है। सुने होंगे ना एंटीबॉडी, अभी कोविड में ही तो सब सुने हो आप, एंटीबॉडी, उसके बॉडी में एंटीबॉडी कम होगा, विटामिन सी खाने से एंटीबॉडी बनेगा, इम्यूनिटी आएगी, हाँ इस टाइप का बहुत सुने होंगे आपको। तो ये हमारी बॉडी ऐसे एक्ट करती है। यहाँ तक क्लियर? एंटीजन एंटीबॉडी समझ आ रहा है? ऑनलाइन में किसी को डाउट है? No, नो sir. सर। चलो, तो जो ए ब्लड ग्रुप है इसमें कौन सा एंटीजन होगा? ए टाइप का एंटीजन। एंटीजन, ए टाइप का एंटीजन। वाई? ए टाइप का प्रोटीन ए टाइप का एंटीजन के जैसा काम करेगा, ठीक है। समझ आया बात? चलो, तो बी टाइप का जो है ये बी टाइप का एंटीजन होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें ए बी दोनों टाइप के एंटीजन होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप में नो एनी एंटीजन। क्यों? ए बी ब्लड ग्रुप, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें ना ही ये वाला प्रोटीन बनेगा ना ये वाला प्रोटीन बनेगा, तो सीधी सी बात है कोई सा भी एंटीजन नहीं पाएगा। प्रोटीन मतलब एंटीजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इम्यून सिस्टम इज डिफरेंट, ये एक अलग चीज है। ब्लड ग्रुपिंग से इम्यून सिस्टम का कोई लेना देना, बात खत्म, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ठीक सर है। अब आरएच यहाँ पर में क्या होगा? आर एस अभी आएगा बेटा, इसके बाद आर एस फैक्टर आएगा। अब आते हैं एलील में। तो ए टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है इसके लिए कौन जीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा, मतलब किस टाइप से जीन प्रेजेंट रहेंगे बॉडी। तो मैंने बताया कि कोई भी ब्लड ग्रुप का जीन है, कौन सा टाइप का जीन होता है ब्लड ग्रुप के लिए? आई जीन। तीन टाइप के एलील है, आई जीन होगा होगा
और आई जीन के 3 वैरायटीज होते हैं, 2 डोमिनेंट फॉर्म। आई जीन के 3 फॉर्म है, एक 2 डोमिनेंट फॉर्म और एक रेसेसिव फॉर्म। समझ आया बात? ठीक है, चलो तो ए ब्लड ग्रुप के लिए हम जीन देखेंगे तो भैया सीधी सी बात है, आई ए ऐसे ही होगा होमोजाइगस फॉर्म में। सिमिलर टाइप के जीन प्रेजेंट है पेयर में ही होंगे ना जीन, तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। में भी ये आई ओ ऐसा हो सकता है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव जीन। ब्लड ग्रुप के लिए रेसेसिव जीन कौन सा है? ओ वाला है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, रेसेसिव जीन। ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये डोमिनेंट जीन है। ठीक है, तो आई ओ ये 2 फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, देन इसमें अपन क्वेश्चन भी देखेंगे बेटा। ठीक है, पिताजी का ये है, माता जी का ये है, बेटे का क्या होगा, बेटे का ये है तो माता जी का क्या होगा, माता जी पिताजी का और बेटे जी का ये ब्लड ग्रुप है तो माता जी का क्या हो सकता है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और काफी अच्छे होते हैं और इजी होते हैं अगर आप समझ गए। तो बी टाइप में सेम आई बी और आई ओ। भाई सीधी सी बात है, एक भी डोमिनेंट होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्लियर है बात? चलिए, देन उसके बाद इसमें आई ए और आई बी, मतलब ए प्रोटीन भी एक्सप्रेस कर रहा है, बी वाला भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए समझ आया बात? दोनों टाइप का ब्लड ग्रुप आ गया। इसमें क्या होगा? आई ओ। ये समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ पर जीनोटाइप्स कितने पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछ दिया एवियो ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ठीक है, हैज हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप्स? चलो ऑनलाइन वाले लोग बताएंगे। एक ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के जीनोटाइप्स मिल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप। ऑनलाइन वाले लोग आंसर करो। सर 6। बताओ भाई विश्वाम्भर। सर 6। तुम्हारा आवाज कैसे आ रहा है सर? दूर दूर हो गए। हाँ, कितने टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं? 3। कौन कौन से? 2 बताओ ना, कौन कौन से? कितने होंगे भाई? बोलो बेटा, कौन कौन से? आई ए, आई बी और आई ओ। 3? क्या क्या? जीनोटाइप जो होता है ना बेटा, वो हमेशा पेयर्ड होता है, मतलब एक जीन का पेयर्ड फॉर्म को ही हम एक जीनोटाइप। एक, 2, 3, 4, 5, 6 दिख तो रहा है? उसमें भी सोच रहे हो? अरे भैया इस टाइप का कितना है? एक। इस टाइप का कितना है? इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का। ये सभी में एक एक टाइप का ही है ना। कितने टाइप के जीनोटाइप? ये इसी को तो जीनोटाइप बोलते हैं। आप इसको ऐसा ऐसा ले लो, चाहे आप इसको ऐसा ले लो, चाहे इसको ऐसा ले लो, चाहे इसको ऐसा ले लो, या ऐसा ले लो या ऐसा ले लो। ये जीनोटाइप क्या है? ये सब जीन के ही तो वेराइटीज। समझ आ रहा है बात? तो 6 टाइप के जीनोटाइप या एलील्स के कॉम्बिनेशन पाए जाएंगे। समझ आया बात? इतना सबको समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले लोगों को भी समझ आ रहा है? जीनोटाइप समझ आ रही है? जीनोटाइप है ना बेटा? यस सर। ये एक कैरेक्टर के लिए भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कितने टाइप का जीनोटाइप है? इस टाइप के एक ही, इस टाइप के, इस टाइप, 3 टाइप के जीनोटाइप है। ये क्या चीज है? ये टॉल हाइट के लिए जीन है, टॉल हाइट के लिए जीन है। तो भैया ये पेयर में होगा ना। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस भी पेयर में होगा। तो यहाँ पर कितने होमोजाइगस फॉर्म्स पाए जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या आंसर करोगे? बता बेटा। होमोजाइगस सिमिलर टाइप के जीन को बोलते हैं। कितने टाइप के होमोजाइगस पेयर यहाँ पर पाए जाएंगे एबीओ ब्लड? 3।
कौन कौन सा बता भाई अमन, कौन कौन सा? परमिंदर बताएगी मुझे, आंसर करो ऑनलाइन वाले। Yes, sir. आंसर करो कितने टाइप के यहाँ पर होमोजाइगस एलील्स पाए जाएंगे या होमोजाइगस पेयर पाए जाएंगे एबीओ ब्लड ग्रुप में? ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको मालूम भी तो होना चाहिए ना, व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज क्या है, बोलो भाई, बताना बेटा। तीन तो बोला है तो कैसे होगा तीन, ये भी बताओ। ये दिख रहा है कि नहीं यार, क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। मैं अभी आज अपने फोन से कर रहा हूँ ना, वो वाले फोन में लाइट मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अब इसमें तो लाइट एक ही जैसा है ना, मैं आ रहा हूँ जैसे इधर आया हूँ, लाइट एक ही जैसा, आगे पीछे हो रहा हूँ, फट से लाइट मैनेजमेंट हो जा रहा है। चलो वही तो मेरे को ये, तुम देखे हो किसमें, सिस्टम में देख रहे थे क्या? सिस्टम में तो पिक्सल फटता है यार जूम का, मोबाइल में फिर भी थोड़ा ठीक दिखता है कंसिडरेबल, बट सिस्टम में तो एकदम फटा फटा सा दिखता है। और लाइट भी ना थोड़ा सा बढ़ जाता है कम हो जाता है, लाइट मैनेजमेंट ठीक नहीं है वो कैमरे का। चलो हाँ, तो तीन टाइप के हैं, ये देखो ये होमोजाइगस है, आई ए जीन है ना, आई ए इज अ जीन, लाइक टी इज अ जीन, टी इज अ जीन, वैसे आई इज अ जीन। ये होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ जीन। ये सिमिलर टाइप के, सिमिलर टाइप के, ये सिमिलर टाइप के, एक दो तीन, समझ आ रहा है? हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? तीन। ये हेट्रोजाइगस है, एक ए है एक ओ है, बी ओ ए बी, ठीक है। ये तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। चौथी वैरायटी का क्वेश्चन हो गया, एक तो कितने टाइप के एलील हो गए, जीनोटाइप हो गए, दूसरा कितने होमोजाइगस पेयर है, कितने हेट्रोजाइगस पेयर है। फिर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर कोडोमिनेंस कहाँ पाया जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोडोमिनेंस कहाँ दिख रहा है इन पूरे में? IA, IB. बताना बेटा, कहाँ होगा कोडोमिनेंस, कहाँ होगा? AB ग्रुप में। हाँ, ऑनलाइन वालों का आंसर आ गया, बताओ अमन, बोलना बेटा, घबरा फोर्थ वाले में कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? दोनों डोमिनेंट जीन अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे और फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाएं। ए वाले में कौन ये? क्यों? ए और बी, ध्यान नहीं है थोड़ा पढ़ने में? समझ आ रहा है आपको बेटा? नहीं समझ आया तो पूछ रहे। ए और बी दोनों अलग अलग टाइप के हैं ना, तो ए भी डोमिनेंट जीन है, बी भी डोमिनेंट जीन है, दोनों एक साथ आ गया, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ना ए है ना बी है, बल्कि दोनों है, ए बी बोथ। समझ आ रहा है बात? तो मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस किसमें पाया जाता है? तो एबी ब्लड ग्रुप में। समझ आ रहा है बात? लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत वैरायटीज के आते हैं, हम लोगों ने 4-5 वैरायटी का क्वेश्चन इसमें देख लिया। इट इज अ केस ऑफ कोडोमिनेंस। समझ आया बात? दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करें, मतलब दोनों प्रोटीन इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए दोनों टाइप के प्रोटीन का ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है बात? ठीक है, समझ आया? कोडोमिनेंस समझ आ गया? थोड़ा ऐसे बैठो, स्ट्रेट बैठो, ये क्या है? ऐसा लगता है कागज में पानी डाल दिया है पूरा। स्ट्रेट बैठो ऐसे है? फिर ऐसे ना अपने आप को वीक टाइप का क्यों समझते? थोड़े स्ट्रेट बैठो ना, थोड़ा अच्छे से एकदम, सब यंग लोग हो, एकदम ऐसे अमीबा टाइप का धीरे से शेप चेंज कर लेते हो, धीरे धीरे से ऐसे लेट जाओगे। घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ोगे तब तो धीरे धीरे बैठते बैठते पूरा ही है
कई लोग ऐसा करते हैं, बट मैं स्ट्रिक्टली सबको एक ही चीज बोलता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो टेबल चेयर पे पढ़ो। ऑनलाइन में बोला था कि भाई सिंपल है, ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो टेबल चेयर पे पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर में है सर कहाँ देख रहे हैं, सोफे पे लेटे हैं, नहीं, ऑनलाइन में भी हो तो आप बिल्कुल टेबल चेयर कॉपी किताब के सामने एकदम जैसा आप क्लासरूम में है ना, तब आपका ऑनलाइन भी ऑफलाइन जैसे ही होगा। टेबल चेयर पे बैठ के। हाँ वेरी गुड, टेबल चेयर में ही बैठ के पढ़ना चाहिए, और स्ट्रेट बैठने की आदत करो, ठीक है, ऐसे तिरछा ऐसा, मुंडी ऐसा, क्लास में देखता ऐसा एकदम सुस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है, स्ट्रेट। छोटा सा ऐसे ही, जैसे मैं नागपुर जा रहा था, तो ट्रेन लगभग पूरी खाली थी, मुझे जल्दी जाना था, तो मैं क्या किया, जो जो भी ट्रेन आई थी उस समय मैं उसी का टिकट लेके निकल गया, ठीक है, एट इंस्टेंट 1-2 घंटे पहले टिकट करा। तो मैं थोड़ी देर बाद जो है वहां पर एक 60+ एक ओल्ड एज पर्सन आए थे, 60+। आप विश्वास नहीं करोगे, उनको देख के मैं 4 घंटा बैठ के गया हूँ, लेट के नहीं गया हूँ। मतलब सीट पूरी खाली थी ना, और पूरे डिब्बा लगभग खाली था, 72 सीट होती है, उसमें लगभग लगभग 4 लोग थे मुश्किल, जिसको मर्जी है दोनों सीट पर फैल के सो, कुछ भी कर सकते। वो पर्सन पूरे 5-6 घंटा जो है स्ट्रेट ऐसे बैठ के गया, कोई भी तो ऐसे स्ट्रेट बैठ है, क्या चीज जाम नहीं हुआ, आर्मी के थे, आर्मी में वो मेजर थे। तो मैं जब उनको देखा ऐसे बैठे, आपको अगर मैं 4 घंटा अगर ऐसे बैठा लूँ ना, तो आप धीरे धीरे ना पूरा फ्लैट हो जाओगे, अमीबा बन जाओगे, ये कोई शेप ही नहीं रहेगा ऐसे, इंसान कुछ भी, समझ आ रहा है बात। तो जब मैं ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे आधा ऐसे गर्दन ऐसे, सर ऐसा जो होता है ना सीट में ऐसा, पूरा नहीं डाला तकिया वकिया थोड़ा लेके गया, तो कुछ सेमिनार में जाना था मुझे, तो अचानक से प्लान बना, तो मैं ऐसे तिरछा ऐसे पैर को ऐसे करके ऐसे करके तो टेढ़ा वेढ़ा लेटा हुआ था। मैं उनको देखा, आधे घंटे तक दिखता रहा, मेरे पास आके बैठे, अब कोई नहीं था डिब्बे में, तो मैं ही था, तो मेरे पास आके बैठ गया, अकेले कहाँ बैठे, और वो एकदम पर्सन ऐसे स्ट्रेट ऐसा बैठ के ऐसा तिरछा बाहर देख रहे हैं खिड़की की तरफ। मैं उनको देखा, 10-15 मिनट बाद मेरे को शर्म आने लगी, मैं भी उठ के बैठ गया। मैं फिर नेक्स्ट 15 मिनट बाद पूछा, सर आप पुलिस वगैरह में हो? नो, आई एम फ्रॉम आर्मी, आई एम रिटायर्ड मेजर। मैं बोला हाँ अच्छा सर, मैं भी और एकदम स्ट्रेट अच्छा ऐसा किया। आप विश्वास नहीं करोगे, उनका जो अटेंटिव नेचर था, उनकी जो बॉडी का पोस्चर था, वो इतना एक्टिव दिख रहा था, 6 घंटा भी एक्टिव। और वो कलिंगा या कौन से यूनिवर्सिटी का, मैं ऐसे इसमें नहीं बता पाऊंगा, नहीं नहीं कौन से यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मतलब काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है प्राइवेट छत्तीसगढ़ में। तो उनके जो बहुत सारे 3-4 कॉलेजेस हैं, उनके मेन हेड थे। उनको अचानक से, जैसे मैं प्लान बनाया वो भी प्लान बनाया, तो अचानक से वो चलती, मतलब ट्रेन जाने वाली थी तो बैठ के टिकट ले, ऐसा था। मतलब दूसरे ट्रेन में थे वो, फिर दूसरे ट्रेन में आए, क्योंकि वो ट्रेन लेट हो रही थी निकलने में, ये जल्दी निकलने वाली थी, सुपर फास्ट थी, जिसमें बैठ गए थे ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा अटेंटिव बैठोगे ना तो फोकस भी आता है, सुस्त धीरे 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 स्टैंड लगा के बैठ जाते हैं ऐसे, ये स्टैंड साइड क्या गाड़ी वाड़ी होता है, ऐसे स्टैंड लगा के बैठ, अरे भाई स्ट्रेट बैठो, जंग लोग हो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे। चलो हटा दो ये, समझ Yes. आया बात। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि भैया किसको कौन ब्लड दे सकता है, ले सकता है, ये हम वैसे ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी हम देखते हैं। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई मदर, लिख सकते हो आप लोग, एंड फादर, mother is A blood group and father is B blood group. What is the probability of the child produced by these couples? क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? ई, ए बी और हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले लोग भी बताएंगे भैया, देखो ये इसको सॉल्व करना रहता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सही है। Yes, sir. सॉल्व, हाँ ऑनलाइन वाले लोग आंसर करो, अरे बताने दो ना, बता बेटा।
बता बेटा क्या हो सकता है? सही है ये? डबल ए डबल बी। वो मेरे को नहीं मालूम, क्वेश्चन है ये, वो आंसर आप लोग को निकालना है, आपको बताना है। क्या होगा भाई हेमंत, इस ख्यालों में? ए भी होगा? समझ आ रहा बेटा? नहीं क्या होगा भाई विनायक? ए भी होगा? सिर्फ ए भी होगा इसके हिसाब से? ऑनलाइन वाले लोग आंसर करो। सर तीनों हो सकते हैं। तीनों हो सकता है, चारों हो सकता है, कैसे? चलो देखते हैं कैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इधर देखो। अब जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, और स्कूल में अचानक से पूछ दिए कि मम्मी और पापा का भी बताओ, कार्ड में लिखो मम्मी का ए है पापा का बी है। दोस्त तुम उसको देखेंगे, तेरा ओ है, तेरे माँ बाप का ए और है। फोटो दिखा अपने मम्मी पापा का, मैचिंग करेंगे, सच में उनके बच्चा है कि नहीं? तेरे को उठा उठा के लाए कहीं? टेंशन हो जाता है क्या लोगों को? क्यों? क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन के बारे में मालूम नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसा पूछ दे तो बोलना देखो ए ब्लड ग्रुप के दो टाइप के एलील्स हो सकते हैं, एक IA और IA इसके भी दो टाइप के एलील्स हो सकते हैं, IO और IB। ठीक है, अगर होमोजाइगस एलील्स पाए गए तो ऑलवेज ए बी ही आएगा, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आया तो हमेशा ए बी ब्लड ग्रुप ही आएगा। लेकिन अगर हो सकता है कि मदर में IA IO हो और फादर में IB IO ये कॉम्बिनेशन हो, तो क्या क्या हो सकता है इसमें? अगर ये गैमेट कितने टाइप के बनेंगे अगर ऐसा है फिनोटाइप, तो अरे दो टाइप का गैमेट बनेगा ना, IA टाइप का एक गैमेट बनेगा, दूसरा IO। अरे हम जो पढ़े वही तो सेम है जी, सेम ही तो है ये। इसमें भी IB और IO। चलो अब दैट इज मदर है तो फीमेल गैमेट, फादर है तो मेल गैमेट। चलिए दे आर द प्रोबेबिलिटीज, हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा IA IB और इधर IA IO, ये IB IO और IO है ना। वो एक मूवी थी ना तुषार कपूर की, आयो 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 ऐसे करके होता है वो, गोलमाल मूवी दिखाता है ना, देखिए आप लोग। सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे तुषार कपूर की तभी लगती है जब वो गूंगा रहता है, जैसे ही वो बोलना चालू करता है ना देखने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया मतलब जिस डायरेक्टर ने भी उसको कास्ट किया है ना, सोच समझ के दिमाग से किया है। उसका वो तो है ना, क्या नाम है उसका डायरेक्टर का नाम? रोहित शेट्टी, सिन्हा नहीं है, हाँ रोहित शेट्टी। उसको मालूम है कि किससे कैसे काम कराना है। एक्चुअल में अच्छा डायरेक्टर वही होता है जिसको मालूम होता है कि किस एक्टर से क्या एक्टिंग कराना है। उनको मालूम है भाई इसे डायलॉग मत बुलवाओ, ठीक है, इसका बस फेस और ये एक्टिंग कर लेता है लेकिन डायलॉग थोड़ा सा दिक्कत है। आयो 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 बस ब्लड ग्रुप बता रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया? दैट इज AB ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। तो चारों टाइप के ब्लड ग्रुप इस कंडीशन में पॉसिबल है। तो अगर आपसे ऐसा पूछ दे क्वेश्चन में कि भैया विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, किस टाइप के कॉम्बिनेशन से ऑल टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ऑल टाइप के ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं, ऑल टाइप के ब्लड ग्रुप वाले ऑफस्प्रिंग पॉसिबल हैं। समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले लोगों को? तो ऑप्शन में क्या क्या आएगा? ऐसा आएगा मदर इज ए, फादर इज ए, ठीक है, मदर इज ए, फादर इज ओ, ठीक है, मदर इज ए, फादर इज बी, ठीक है, मदर इज ए एंड फादर इज
और कुछ आएगा क्या? मदर इज ओ, फादर इज ओ, कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो वही होगा जो होना चाहिए। क्या आंसर इसका? सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इस टाइप का ना क्या पूछेगा क्वेश्चन कि कौन से वाले कॉम्बिनेशन में उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें पॉसिबिलिटीज होगी ए बी एंड ओ, ऑल टाइप ऑफ, ऐसा नहीं पूछेगा कि विच टाइप, किस टाइप के कॉम्बिनेशन में, जो नीचे गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल ब्रिंग ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड, ऑल टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। मतलब समझ गए ना इंग्लिश में तुम लोग, जैसे आता है क्वेश्चन, सभी टाइप का ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये मक्खी कहाँ से आ रहा है, ठीक है, सभी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, किस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो वहां पर तो ना ये दिया है ना कुछ दिया है, तो फिर इस टाइप का लंबा चौड़ा आ जाएगा, बट टेंशन वाली बात नहीं, समझ आया बात, ठीक है। यस। ठीक है, अब किसी अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन में अगर किसी का आ गया कि भाई बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, उल्टा भी आता है, बच्चे का दे देगा और पेरेंट्स का। हाँ, तो क्या क्या हो सकता है, मदर ए हो सकता है, फादर बी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ओ हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर बड़ा टेंशन वाली बात, ठीक है। कैसे? मदर ए ब्लड ग्रुप है, मतलब आई ए ज्यादा से ज्यादा आई ओ, और ये आई ओ, तो ए या ओ ही पैदा होंगे, बी कभी पैदा नहीं होगा। ऐसा हुआ तो जरूर वो उठा के लाया गया है, Possibility. ठीक है ना। अब ऐसा नहीं अपने दोस्त यार का मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता करने के लिए घर जाओगे, आंटी अंकल आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या है? देख रहे भाई, ऐसे करके तो कोनो भी नहीं, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू उनका बच्चा नहीं है, कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा करके तो नहीं करना। चलिए समझ आ रहा है क्या क्या क्वेश्चन आता है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ए और बी को क्रॉस कर, ठीक है, समझ आ रहा है, यस। यस सर। ये क्लियर है ना सब। तो अगर हम बोले भाई, अगर मान के चलो कि ऐसा भी आता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन से कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ऐसा भी आता है, ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन से कभी ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, जिसमें चलो मदर अगर ए है, फादर अगर बी है, तो क्या ओ हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। मदर अगर ए बी है और फादर अगर ए बी है, तो ओ हो सकता है? नो सर। नहीं। क्या क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं? अच्छा, फिनो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? 4, ए बी एंड ओ, तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? 1 2 3 4, ऐसा 4 ऑप्शन आ जाएगा। कितने टाइप के हैं इस कॉम्बिनेशन में? सर 3। 3। 1 2 3 4 कितने टाइप के होंगे? सर 3। बता बेटा, 3 ही होंगे ना जी। अब देखो आई ए आई बी, यहाँ पर भी आई ए आई बी, ये ऐसा हुआ तो ए, ऐसा हुआ तो बी है, ए के साथ बी हो सकता है तो ए बी, बी के साथ ए बी बी, ठीक है। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? अब अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि मदर हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप, सुनो, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मदर एंड फादर हैविंग सेम ब्लड ग्रुप, ठीक है, सेम ब्लड ग्रुप, which of the following options which of the following options bring genotype 1:2:1? तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछ देगा कि भैया ए बी ब्लड ग्रुप मदर का भी फादर का भी, इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो, तो आसान है ना, क्या क्या हो सकता है, ये 1 2 1, क्लियर है। ये सब वैसे ही है ना, जैसे हम लोग टी वाला जो देख लेते हैं,
कोई अलग चीज नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, वो आई ओ आई ए आई ओ समझ के लोग तुषार कपूर बन जाते हैं। भाई ये आ ओ ये क्या है भैया, ये इसीलिए मैं इस फोन पे नहीं लेता हूँ। सर वीडियो। बन जाएगा। यस सर। चलो तो हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए। पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इन दोनों में से एक आध दो क्वेश्चन आते ही हैं लगभग हर साल, ठीक है, नीट में। देन इसके बाद क्या देखेंगे बेटा, चलो एक क्वेश्चन देखो, सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट प्रॉब्लम जो है आप लोगों का, जो शीट है हमारा, ठीक है, बुकलेट में से पेज नंबर 7, ब्लड, जिसके पास बुकलेट नहीं है क्वेश्चन लिख सकते हो। Possible blood group in children, possible blood group in children from the parents with B and O blood group are. Possible blood group in children from the parents with B and O blood group are. All B, all O, both B and O, A and B. both B. All B, all O, both B and O. ऑप्शन डी ए एंड बी। क्या होगा भैया? सर बी और बी और ओ, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहला वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ब्लड ग्रुप एलील्स आई ए एंड आई बी। क्वेश्चन क्या है? ब्लड ग्रुप एलील्स आई ए एंड आई बी, है ना, आई ए एंड आई बी। ऑप्शन, अरे दोनों शीट नहीं है दोनों पास, तो निकालो ना। क्यों नहीं लाते हो? फीस नहीं पटाया हो? ब्लड ग्रुप ये हो गया। ऑप्शन ए प्रोड्यूसेस नो एंजाइम। अरे पूरा तो ऑप्शन देख लो बेटा, देखो प्रोड्यूसेस नो एंजाइम, पहला ऑप्शन प्रोड्यूसेस नो एंजाइम। ऑप्शन सेकंड प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम, produces non-functional enzyme. Option C produces different enzymes, produces different enzymes. Option 4 are recessive alleles, both are recessive alleles. क्या होगा आंसर? एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप एलील आई ए एंड एन बी, ब्लड ग्रुप एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूसेस, पहला प्रोड्यूसेस नो एंजाइम, दूसरा प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम, तीसरा प्रोड्यूसेस, अल्लाह नहीं कर बेटा, डिफरेंट एंजाइम। सर ऑप्शन डी। और बोथ आर recessive allele। चलो क्या होगा हमें, अमन बताओ ना, आपके हिसाब से क्या होगा? है 3, क्यों? ऑनलाइन वाले लोग आंसर तो भाई क्या होगा? सर ऑप्शन डी। डी। और बाकी ऑनलाइन वाले लोग
बी, दस, both are recessive allele. Option D are both are recessive alleles. क्या होगा 1 2 3 4 क्या होगा? क्यों होगा? आंसर क्या होगा इसका? प्रोड्यूसेस डिफरेंट एंजाइम, ये एक अलग एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, अलग एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रोटीन से बने। समझ आया? ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको वो प्रोसेस नहीं पता है कि भाई ये होते क्या चीजें ब्लड ग्रुपिंग, तो दिक्कत जाएगी। अब एक RH फैक्टर भी होता है, तो देखो बेटा RH फैक्टर भी क्या होता है? ये भी एक प्रोटीन होता है। RH प्रोटीन अगर है, RH प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है। RH प्रोटीन अगर एब्सेंट है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है। बस सिंपल सा है। अब जैसे किसी किसी का A नेगेटिव, तो उसको ऐसे देखते हैं बच्चे लोग जैसे जानो मानो HIV पॉजिटिव है वो। हाँ, स्कूल में जैसे किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसको बड़ा अजीब टाइप का देखते हैं कई बार बच्चे लोग स्कूल में। ऐसे देखेंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जानो वही नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव नेगेटिव कई अलग रीजन है। उसको ऐसे देखने से तो गुंडा मवाली है, एकदम नेगेटिव है, मतलब बुरा इंसान है, पैदा ऐसी बुरा हो गया, या तो उसको कोई बीमारी उमारी है। RH नेगेटिव इज HIV पॉजिटिव, ऐसा टाइप का हो जाता है। समझ आ रहा बात? यस तो RH प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, RH एंजाइम सिंथेसाइज होगा, तो वो पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो एक ही टाइप का होता है, उसके कोई टाइप नहीं होते हैं। समझ आ रहा बात? है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नहीं तो नेगेटिव ब्लड, खत्म बात। क्लियर है? चलिए, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है बेटा, ये देख लिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो इसमें, इधर देखो, उसके बाद फिर एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिंकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है वो। चलो आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसको किसने दिया है? सटन एंड बोवेरी ने 1902 में इसको ऑब्जर्व किया। किसने? साइंटिस्ट का नाम आता है सटन, W सटन एंड T बोवेरी। ठीक है, W सटन एंड T बोवेरी। क्या कर रहे भाई, क्या देख रहे हो? W सटन एंड T बोवेरी ने 1902 में ये स्टडी की। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया। क्या नाम था उनका और ईयर क्या था, ये बता चुका हूँ। बताओ ऑनलाइन वाले लोग बताओ। क्या सर? 3 साइंटिस्ट ने मेंडेलियन प्रिंसिपल को रीडिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट के नाम क्या थे? हाँ बोलो, ऑनलाइन वाले लोग बताओ जल्दी से। हरलीन बताओ, रेणुका, विश्वम्भर, मुझे आवाज नहीं आ रही। परमिंदर यस सर। बताओ।
3 साइंटिस्ट थे, बताओ भाई। जो हैं? मेंडल की रीडिस्कवरी नहीं बताया। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया फील्ड प्लांट में, फिर उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, ये बताया हूँ। क्यों क्रेडिट नहीं मिला? क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए? वो एक्सप्लेन करने बोले तो बायोलॉजी को मैथमेटिकल एक्सप्लेन कर रहे थे। दूसरा, उस समय कोई दूसरे साइंटिस्ट थे, कौन, क्या नाम था उनका, जिनका रिसर्च काफी अच्छा चल रहा था और जो काफी फेमस थे, डार्विन। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो थे, उनका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, हमारे अर्थ का इवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन, इस धरती पर कैसे इवोल्यूशन हुआ, प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो इस पे रिसर्च चल रहा था। तो भैया सीधी सी बात है कि अब मैं आपको दुनिया भर का बोलूँ, देखिए फैक्टर है, तो इसमें से उसमें जाएगा, फिर उसका बोलोगे ऐसे फिनोटिपिक इसमें ये है, अगली बार वो नहीं आएगा क्योंकि वो फैक्टर कंबाइन नहीं हुए, डोमिनेंट थे, है ना, हेट्रोजाइगस थे, इसीलिए डोमिनेंट फैक्टर अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। इस टाइप का नौटंकी वाली बातें अगर करेंगे अपन, जिसको जीन या डीएनए के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसका तो दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन अगर उस समय में अगर ऐसे ही मैं आपको अगर बोलूं, देखो हम कहाँ से आए, ठीक है, इस धरती कैसे पैदा हुई, एनिमल्स कैसे हुए, इंसान कैसे हुआ, ठीक है, इंसान से पहले क्या था, आदि मानव, आदि मानव का इवोल्यूशन होकर के मॉडर्न ह्यूमन बने। आदि मानव से पहले क्या था, चिंपैंजीज थे, चिंपैंजी से पहले डायनासोर थे, हैं, और कहाँ से पढ़ते हो ऐसा, ठीक है। तो चिंपैंजी से फिर जिनका ओरिजिन हुआ भैया, चिंपैंजी मतलब किससे, चिंपैंजी का मंकी से, फिर मंकी का किसी और दूसरे सर अदर कैमरा बंद हो गया है। लोअर, कैमरा बंद हो गया। हाँ, चलो। तो अब मंकीज का जो है वो लोअर मैमल से हुआ, मैमल्स का ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ, रेप्टाइल का ओरिजिन किससे हुआ, तो एम्फीबिया से हुआ। एम्फीबिया कहाँ से इवॉल्व हुए, वो कहाँ से पैदा हो गए इस धरती पे, फिश से। फिश से अचानक से कोई एक फिश बाहर ऐसे आई, देखी, वाह ये तो बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है सांस लेने में, ताजा ताजा होगा, तो वो बाहर आ गई, तो वो एम्फीबिया का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो फिश का ओरिजिन कहाँ से, उसके लोअर वर्टिब्रेट से हुआ है, क्योंकि फिश इज अ वर्टिब्रेट। समझ आ रहा है? वर्टिब्रेट का ओरिजिन इनवर्टिब्रेट से हुआ है, एनिमल किंगडम में हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कशन, तो आपको कितना मजा आ रहा है, वाह वाह, मछली, अच्छा उससे पहले, अच्छा उसके बाद, अच्छा ऐसा, अरे वाह, समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ी देर पहले वही जीन फैक्टर ट्रेड ऐसा चालू करूंगा, फिर छोड़ो यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम ये भी थी कि लोगों को जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, साइंटिस्ट लोगों को, और ये अपने समय से 50 साल बाद का एक्सपेरिमेंट करके बैठे मेंडल। मतलब लोग जो है, मेंडल के डेथ के 30-40 साल बाद तो क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को देखे, तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है 1902 में ये स्टडी हुई थी, 1902 में। और मेंडल ने कब अपना प्रिंसिपल लिया था, 1956 में। उन्होंने अपना हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट कब, 56-57 के आसपास में स्टार्ट किया, समझ आ रहा बात, 56-57 में उन्होंने स्टार्ट किया। कितना साल हो गए, 1902 और 56, कितना, करीब करीब कितना, 46 के आसपास हो गया, 46 नहीं, 44 के आसपास, ऐसे ही है ना, मतलब समझ रहे हो, 44-45 साल के बाद क्रोमोसोम्स को समझा गया, नॉट डीएनए। उसके कई साल बाद फिर डीएनए को समझा गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत बाद में इन्वेंट हुआ, उससे डीएनए को देखा जाता, समझ आया बात कि नहीं। इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डीएनए के थ्रेड्स को हम अच्छे से विजिबल हम नहीं देख सकते, समझ आया। माइक्रोस्कोप से आप क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को बहुत हल्का फुल्का देख सकते हो, वो भी स्टेनिंग करके, वो भी एकदम हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए उस समय इनका अननोटिस्ड रह गया। फिर एक समय आया सन 1900, 1900, ठीक है, 1900 में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डे व्रिस,
हाँ, कार्ल कोरेंस एंड शर्मा। हाँ, टी साइलेंट रहता है इसमें। ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली rediscovered Mendelian principle। इंडिपेंडेंटली rediscovered Mendelian principle। समझ आया कि भैया मेंडल ने जो बताया थे वो सारा कॉन्सेप्ट सही है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में उसका उल्लेख किया, तब मालूम चला कि भैया एक महान साइंटिस्ट जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने क्या वर्क किया है। बट इनको भी एक्चुअल उनका नहीं मालूम था कि वो था क्या चीज। बट हाँ, इस समय जो पॉसिबल था न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स को देखना, उसके हिसाब से उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सही था, जो लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो इस समय 1900 में इन्होंने रीडिस्कवर किया और 1902 में सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोम्स के मूवमेंट का एनालिसिस करके ये बताया कि भैया मेंडल ने जो, इन्होंने भी वही बोला कि मेंडल ने जो बताया फैक्टर्स इज अ डिस्क्रीट यूनिट, वो हमेशा एक जगह नहीं रहेंगे, वो अलग हो सकते हैं फिर रीयूनाइट हो सकते हैं, उसको डिस्क्रीट यूनिट बोलते हैं। फैक्टर या जीन जो होता है वो एक सेपरेट यूनिट होता है, तो पेयर में हो सकते हैं सेल में जब उनको एक्सप्रेस करना होगा। जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होगा, जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज जीन, वो सेपरेट होंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अलग अलग गैमेट में जाएंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से वो जीन रीयूनाइट होंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एज अ ट्रेट, कोई कैरेक्टर की फॉर्म में। समझ आया बात? समझ आ रहा है कि नहीं, है ना? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ठीक वही चीज को एक्सप्लेन किया जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया। क्या? ये देखो मेंडल ने क्या एक्सप्लेन किया था, ये जीन है या फैक्टर है? बोलो, जीन है या फैक्टर है ना? जीन। हाँ, जीन को ही फैक्टर बोलते हैं, है ना? ये अलग अलग हुए, देखो इधर अलग अलग हुए, ये भी अलग अलग हुए, ये गैमेट्स है ना, ये गैमेट्स है, दैट इज मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। अब इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन फिर से रीयूनाइट फिर से मिल जाएंगे। तो भैया एक ही कैरेक्टर दैट इज, ये दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हाइट के लिए, ये टॉल और ये ड्वार्फ, बट है तो दोनों एक ही कैरेक्टर दैट इज हाइट। समझ आया? तो हाइट के लिए दो टाइप के जीन रेस्पॉन्सिबल है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। समझ आया? तो ये जीन सेपरेट हुए और वापस रीयूनाइट। तो इसी हाइपोथेसिस को, इसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को लेकर के सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, उन्होंने मियोसिस के समय जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है बेटा, मियोसिस में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग सेल में जाते हैं। तो क्या हुआ देखो, तो उन्होंने देखा कि भैया ये क्रोमोसोम है, अब देखना यहाँ पर, ठीक है, ये डोमिनेंट क्रोमोसोम है जो किसी एक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल है, ये रेसेसिव क्रोमोसोम है जो किसी दूसरे कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों पेयर्ड क्रोमोसोम इधर देखेंगे, ये सेपरेट हो गए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये सेपरेट हो गए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, फिर ये दोनों रीयूनाइट हो गए। इसी को हम ये बोले थे। तो इसमें मेंडल और इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। क्या हो गया? उधर देखिए, नहीं समझ आया? तो मेंडल ने क्या बोला था, वही चीज, सेपरेट होंगे फिर रीयूनाइट। तो सटन एंड बोवेरी ने जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम्स पेयर सेपरेट होंगे वापस रीयूनाइट। यही तो मेंडल ने फैक्टर के रूप में बताया। मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था कि फैक्टर गैमेट फॉर्मेशन में अलग होंगे फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे। उसी को इन्होंने इस फॉर्म में बताया। उन्होंने क्रोमोसोम्स के मूवमेंट की स्टडी की और फिर उन्होंने क्या दे दिया,
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसी का एक्सपेरिमेंट का ही एक रूप है जिसको हम क्रोमोसोम्स के रूप में बताते हैं। बस समझ आया सबको? ठीक है, बाकी लंबा चौड़ा जो उसमें छोटा पुराना है उसको आप लोगों को स्कूल के लिए पढ़ना है। स्कूल में आप लोगों का ये आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो 3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा जैसे एज सच एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से बता। ठीक, टाइम 6:30। चलिए हटा दूं ये, इसका थ्योरी आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें ज्यादा कुछ आपको ऐसा कुछ नयापन कुछ दिखेगा नहीं, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के ही डिस्क्रिप्शन है। मेल में स्पर्म बनेगा, गोडेक्स बनेंगे, फीमेल में एग बनेगा, ऐसा वैसा वो कुछ यूज करेंगे, मूवमेंट होगा, वही सब चीजें। चलो हटा रहा हूँ। तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, कब दिया, और ये एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड है, मेंडेलियन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और किसने रिडिस्कवर किया और कब रिडिस्कवर किया। समझ आया? ये साइंटिस्ट के नाम, ईयर, साइंटिस्ट के नाम, ईयर, थ्योरी, और ये कब ऑब्जर्व किया गया। कब ऑब्जर्व किया गया? नहीं बेटा, ईयर की बात नहीं करो, कब ऑब्जर्व किया, कौन से मियोसिस के समय ऑब्जर्व किया, सिंपल। ठीक है, चलिए। तो नीट में अपना ये सब आता है। देन उसके बाद आप एक देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक, लिंकेज। लिंकेज अच्छा, आप लोगों के स्कूल में कहाँ चालू किए थे, यही चैप्टर चालू किए थे जब चालू हुआ था? अच्छा, हो गया, बहुत जल्दी हो गया। एक हफ्ते में कितनी क्लास लगती है बायो की? रोज लगती है? अच्छा, और एक क्लास कितने देर का होता है? तो यहाँ आप लोग दो 2.5 घंटा बैठते हो, आदत हो गया है? स्कूल में भी ऐसी बैठते? स्कूल में कहाँ 15 मिनट बाद ब्रेक मिलता है क्या? 5-10? अच्छा, ऐसा है। चलिए, व्हाट इज लिंकेज? कलेक्टिव inheritance collective inheritance of a collective inheritance of gene, collective inheritance of gene या trait। ठीक है, अब लिंकेज को अपन समझते हैं थोड़ा कि ये लिंकेज होता है क्या। कहाँ गया लिंकेज का, निकाल लो। देखो इसको कैसे समझना है, सबसे पहले जैसे मान के चलो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, ऑनलाइन वाले लोग को दिख रहा हूँ? यस सर। Yes. हाँ, फोन आ रहा है। वीडियो बंद हो गया। अरे फोन आ रहा है बेटा, इस फोन में यही प्रॉब्लम है। हाँ चलो,
अब देखो बेटा, क्या होता है कि मान के चलो आप सभी जीन हो, आप सब लोग जितने लोग बैठे हो जीन हो, ठीक है, तो लगभग लगभग सब पेयर में बैठे, मतलब एक से ज्यादा है ना। स्कूल में बैठते हो तो पेयर में नहीं, 4 लोग बैठे, एक बेंच में 4-5 लोग बैठे। अच्छा, ठीक है, चलो, तो मान के चलो जैसे कि 2-2 लोग बैठे हैं, ठीक है, या 4 लोग बैठे हैं, जितने भी है, जैसे मैं बेंच पे जैसे जोड़ दूंगा, तो मान के चलो इधर एक लाइन में 5 लोग हैं, तो लगभग मान के चलो सभी लोग जो हैं बहुत सारे लोग पेयर में बैठे, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो अब हो सकता है कि कुछ लोग जो है कभी आगे बैठ रहे हैं, कभी पीछे बैठ रहे हैं, कोई कभी कहीं बैठ जा रहा है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। समझ आ रहा बात। कोई आगे वाला बोला कि जो है अरे पीछे वाले को आ जाना, कोई नहीं इधर बैठ जा, तो वो अपने बाजू वाले दोस्त को छोड़ के आगे आ गया, तो ये क्या हो रहा है, लोग आगे पीछे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई लोगों में एकदम घनिष्ठता होती है, एकदम भाई भाई वाले, ठीक है, जाएंगे तो एक साथ नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसे फोन किया अरे तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लू लग गया है, अब मेरे को भी लू लग गया, आज नहीं जाऊंगा, समझ आ रहा बात, ठीक है भाई भाई, मजा नहीं आएगा तेरे, ठीक है। अब कई लोग देखोगे एकदम स्कूल के साथ जाएंगे, कोचिंग के साथ जाएंगे, उसके बाद घूमने फिरने के साथ जाएंगे, नॉट ऑल जगह बट ऑलमोस्ट दिन भर घूमना फिरना, है ना, तो इस टाइप का रहता ही है, ठीक। तो और कुछ ज्यादा ही अगर उनके बीच में एकदम दोस्ती है तो एकदम पास पास भी बैठेंगे, जब तक के ऐसा हाथ और टच ना हो मजा नहीं आया, ऐसा तो नहीं ना किसी का आपको। मेरे को तो मच्छी लग रहा है, हाथ मैं जैसे ही बोला हाथ ऐसे कर लिया। ठीक है, चलो, तो ये तो मजाक था। तो अब देखो मान के चलो कि भाई ये दो दोस्त एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इन लोगों के बीच में, एकदम घनिष्ठ है, मैं हमेशा देखा हूँ एकदम साथ साथ ही आते हैं, ठीक है, और साथ साथ बैठते हैं, वो तो अभी बीच में नहीं था absent, इसका मतलब है कि इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं, ऐसा ही है ना समझो। हो सकता है, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान के चलो कि 2 लोग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एकदम, ठीक है, जय वीरू टाइप के हैं, दोस्ती यारी है, होता है कई बार, ठीक है, एकदम पास पास बैठे हैं, अगर मैं उनको बोल दिया गलती से चल तुम उठो इधर आओ, नहीं ना सर, रोड देंगे, नहीं ना सर प्लीज सर यहीं बैठ जाता हूँ, ऐसा होता है ना कई बार, आप लोग फ्रेंड लोग रहते हो, आप लोगों को अगर कोई फ्रेंड एकदम पसंद है तो अब उनके उन्हीं के साथ बैठना है, टीचर प्लीज नहीं, ठीक है आप नहीं करेंगे मस्ती, एकदम भोले भाले बच्चे, ठीक है नहीं करेंगे सर, ठीक है, तो ऐसा होता है कई बार, आप स्कूल में भी देखे होंगे, इसका मतलब उनके बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो वो हमेशा जहां भी जाएंगे हमेशा साथ साथ जाएंगे, समझ आया बात। तो दोस्ती जो है वो 2 टाइप से है, एक होता है जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, और एक होता है कि बॉन्डिंग है बट स्ट्रॉन्ग नहीं। तो कई बार ऐसे होता है ना कि मैं बोलूंगा कि वहां पर कोई आके बैठ गया तो वो बोलेगा ठीक है मैं इधर बैठ जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो आके बैठा है तो बोलेगा भाई मेरी जगह वो यहाँ, मैं दोस्त के साथ बैठूंगा, उसका दोस्त जब भागे यहाँ से, ठीक है उसको भगा दे, समझ आ रहा है। और कई बार बॉन्डिंग टूट भी जाती है, अब ये 2 अच्छे दोस्त है, 2 अच्छे दोस्त, हो सकता है कि भैया इधर दोस्ती एक्सचेंज हो गई, दोस्ती एक्सचेंज हो गई, हो जाता है आजकल बहुत होता है। समझ आ रहा है, होता है ऐसा। लेकिन अगर किसी 2 लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एकदम सर बहुत साल से, होता है ऐसा, मतलब बहुत साल से दोस्ती है, सर आप लोग का कुछ अलग ही मीनिंग रहता है, कई लोग बचपन के फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल हर जगह हर चीज साथ साथ, कई बार कपड़े कपड़े भी साथ साथ खरीदते हैं, एक ही जैसा पहनेंगे, भाई भाई वाला, ठीक है, तो उनकी बॉन्डिंग नहीं टूटेगी, वो कहीं भी जाएंगे, ठीक है, तो हमेशा साथ साथ जाएंगे, डे बाय डे साथ साथ, डे बाय डे साथ साथ। तो वैसे ही जीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ जीन्स जो है जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये, अब जीन कहाँ होते हैं भैया, डीएनए में, जीन कहाँ होते हैं, डीएनए में,
है ना, और एक डीएनए में बहुत सारे जीन हो सकते हैं। ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है कि कुछ Yes, sir. है ना, आप लोगों को कुछ पुरानी याद वाद तो नहीं आ रहा है? हाँ सर, बॉन्डिंग था, तो क्या करें सर, बट शायद वो स्ट्रांग नहीं होगा आप जैसे बोल रहे। ठीक, तो जैसे ये जीन्स है ना, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5, जीन 6, ऐसा करके इसको ध्यान से समझना ना, लिंकेज काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, चलो, तो ये बहुत सारे जीन है, ये जो बॉक्स बना है, दे आर ऑल अ जीन विच कंट्रोलिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मे भी हो सकता है ये जीन और ये जीन थोड़ा दूर दूर है, उनको मैं अलग कर सकता हूँ, किसी दूसरे जीन से रिप्लेस कर होता है हाँ? लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर ये दोनों जीन एकदम पास पास, ये इनके बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो सर ये अलग हो गई क्यों? अब ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो अलग होने की? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कई लोग का थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही फील करता है, क्यों बार बार पेंसिल गिरा रहे हैं? ठीक है, तो कई लोगों का रहता है ना थोड़ा इमोशनली, सर ये अलग अलग नेगेटिव बातें बिल्कुल मत, मेरे को नहीं अच्छा। तो ये अलग होता है हमेशा, बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो अपना जगह चेंज करते हैं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी भी है, और वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग इसीलिए हैं क्योंकि वेरिएशन चेंजेस और चेंजेस इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी चीज का इवोल्यूशन, मतलब कहीं भी इवोल्यूशन चाहिए, इवन आपको अपनी लाइफ में भी इवोल्यूशन चाहिए, तो चेंजेस जरूरी होता है। कई लोगों का डायलॉग रहता है ना, हम तो नहीं बदले, हम तो वैसे ही हैं, तो आप वैसे ही रहोगे बेटा, आपको बदलना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है बात? आप क्या, आपकी बॉडी का हर एक सेल बदल रहा है। कल जो आपकी बॉडी का जो सेल थे, आज वो एक दिन बूढ़े हो गए। समझ आया? आपका जो हेयर का जो लेंथ था, आज वो एक दिन में ज्यादा हो। समझ आया? ठीक है, तो हर दिन चेंजेस बॉडी में आता है हमेशा, और चेंज ही इवोल्यूशन का मुख्य स्रोत है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इम्पोर्टेंट स्रोत। स्रोत क्या होता है? ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, बिना है ना, तो इवोल्यूशन अगर चाहिए, इवोल्यूशन का मतलब है आज जो है उससे कुछ अच्छा, तो हमको चेंज होना पड़ेगा समय के साथ। और नेचर भी यही चाहता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज नहीं होते तो एनवायरमेंट हमको चेंज कर दे, मतलब वाइप ऑफ कर देगा इस दुनिया से। मैमल्स जो हैं, मैमल्स जो हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लोरिश इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनमें चेंज होने की एडेप्टेबिलिटी पावर है। हम एडेप्ट कर सकते हैं हर एक कंडीशन, स्पेशली ह्यूमंस। ह्यूमन सबसे ज्यादा सुपीरियर इसीलिए क्योंकि हमें एडेप्टेबिलिटी पावर बहुत ज्यादा है, तो हमें चेंज होने का बहुत ज्यादा। तो कई लोगों का दिमाग में आ रहा है आज से भाई, अब मैं बदल के रहूंगा। क्यों जी? हाँ चलो, तो अब ये जो चेंज होता है ये हमारे हर एक जनरेशन टू जनरेशन होता है, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग है। इमेजिन करो कि मदर का 23 पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साथ उठ के आएगा, फादर का पूरा आएगा, तो भैया दिक्कत हो जाएगी कि हमारे बॉडी में पूरा एकदम फीचर बिल्कुल आधा मदर आधा फादर जैसे हो। लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा मिक्स फीचर्स होते हैं, थोड़ा नया टाइप के, तो हम थोड़ा अलग टाइप का दिखते हैं। वही वही थोड़ी ना यार, वो तो दादा बोल रहा है तू मम्मी पापा जैसे ही यार, देख देख के बोर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो चेंज है ये कब होता है? ठीक, चलिए, तो अब ये जो चेंज है बेटा ये होता है मियोसिस के समय। और मियोसिस कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस प्रोसेस होता है, यहां समझ आया? तो मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 पाए जाते हैं, मैं बता चुका हूं। बोलो, मियोसिस 1 में Yes. कुछ फेस होते हैं, प्रोफेस,
मेटाफेस, टेलोफेज। एनाफेस एंड टेलोफेस। ठीक है, ये सब वन वन वन, ये वन, मतलब प्रोफेस वन, एनाफेस, टेलो, ये सब फर्स्ट मियोसिस के 4। मेटाफेस 2 में भी यही रहेगा, उधर से मत देखो। ठीक है, प्रोफेस में 5 स्टेज होते हैं, क्या क्या? ज़ाइगोटिन, लेप्टोटीन, Leptotin, zygotin, pectine, बोलो, diplotin and जाइगोटीन, dikinase. पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है। उनमें से जो पैकेटीन स्टेज होता है, उनमें से जो पैकेटीन स्टेज होता है, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर सुने हो? और इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज को समझना है, पहले रिकॉम्बिनेशन समझना। अगर बॉन्डिंग को समझना है तो पहले अलग होने को समझना। समझ आया बात? ठीक है। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर? दिस प्रोसेस अकर्स इन पैकेटिंग स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। क्या? पैकेटिंग स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। क्लियर? तो क्या होता है इस फेस में देखेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब इसके कुछ, ये क्या है बेटा? ये सेंट्रोमियर। अभी आप लोग टेस्ट दिए हो गया, अगर सेंट्रोमियर, देयर इज आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो हर एक क्रोमोसोम जो होते हैं, दे आर द थ्रेड ऑफ कॉइल्ड डीएनए। क्रोमोसोम क्या होता है? ये डीएनए की कॉइलिंग कर देंगे, मतलब इसको एकदम लपेट देंगे तो क्रोमोसोम बन जाएगा। अब डीएनए को लपेटोगे तो सीधी सी बात है, इसका जो जीन है वो भी उसी में तो रहेगा ना, मतलब क्रोमोसोम में जीन होगा, क्योंकि क्रोमोसोम बनता ही डीएनए से। समझ आ रहा? आपको समझ आ रहा है बेटा? सुन लो, क्या है ये टॉपिक बीच में आ रहा है ना, ये ऐसी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप शुरू से नहीं समझोगे ना तो लिंक रहता है, थोड़ा दिक्कत जाएगा आपको इस टॉपिक में स्पेशली। 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें ना चीजें लिंक होती है। इससे पहले जैसे अपना रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ते हैं, उसमें ज्यादा लिंक नहीं होता है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम खत्म हुआ, फीमेल आ गई, फीमेल खत्म हुआ, चाइल्ड डेवलपमेंट आया, पार्चुरेशन आया, ये सब अलग अलग थोड़ा समझ आ जाता है। ये थोड़ा सा ना अंदर घुस के ही समझना पड़ता है डीएनए जीन क्या होता है, तो एकदम शुरू में अपन समझते हैं तब थोड़ा सा क्लियर होता है। चलिए, तो ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम जनरली डीएनए से ही बनता है, और डीएनए में क्या होता है? जीन होते हैं। चलो यहाँ तक समझ आया। तो भाई मान के चलो कि यहाँ पर तो होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेम कैरेक्टर के जीन्स पाए जाते हैं। बोलिए, ठीक है, सेम लोकस। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ जीन्स हैं, ठीक है, ये हो गया, इसको ऐसा बना लो। इसमें आया, देखो वो मोबाइल में मतलब बैटरी इसका हेडफोन सब लगा, बैटरी डाउन। चलिए, तो अगर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो जीन है इनके बीच में काफी बड़ा डिस्टेंस, और बाकी इसके बाद जो जीन है उसमें बहुत ही कम डिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत पास पास। ठीक है, तो दूर दूर होने से क्या होता है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कि दो लोग एकदम पास पास चिपक के बैठे हैं, तो उसको जो है अलग करना थोड़ा मुश्किल है, वो पकड़ लेंगे, नहीं जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। तो दूर दूर रहेंगे, जैसे दूर दूर है, ठीक है, तो इनको अलग करना थोड़ा आसान है ना, खींचतान करके अलग का बैठा दिए, उधर बैठा दिए, सामने बैठा दिए, ये थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो अब देखो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है या रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है
एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। क्या होता है इसमें? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। क्लियर है ये? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। तो होगा क्या, इधर देखो, ब्लैक वाला इधर जाएगा, ब्लू वाला इधर जाएगा, बोलो ऐसा, है ना? तो कहां तक जाएगा? जहां तक जीन्स दूर दूर होंगे जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगा, है ना? इसको हम ऐसा बना सकते हैं, यहां पर ये ऐसा, बोलो सेम चीज है ना? ये ऐसा, ये ऐसा बेटा, दो टाइप के ये डीएनए, ये ऐसा। तो अब ये सेगमेंट डीएनए हटेगा और इधर आ जाएगा, और ये ब्लू वाला इधर आएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, चलोगे? हाँ, आवाज आ रही मेरी? Yes. Yes, sir. चलिए, तो देखते हैं कि ये एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पर हमको एक्सचेंज करना है ना, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही वही है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। तो ब्लू वाला इधर आ जाएगा और ब्लैक वाला इधर आ जाएगा। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। तो क्रोमोसोमल सेगमेंट का मतलब ये डीएनए जिसके अंदर वो सेगमेंट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो कहां तक? जैसे मैंने बताया आधे तक के हुआ। आधे तक के हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद जो जीन है वो एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अलग नहीं हो सकते तो सेगमेंट को एक्सचेंज करना मुश्किल है। समझ आया? ये बिल्कुल एकदम पास पास है, तो इसको अलग करना मुश्किल है। ये बॉन्डिंग को हम ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब होता नहीं है, इससे नहीं एक्सचेंज होता है। तो इसमें एक्सचेंज हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो वो रीजन होता है लिंकेज का, रीजन होता है लिंकेज। समझ आया बात? ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई देखो, एक कंडीशन ये हो सकती है, सेंट्रोमियर है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये इधर आ गया पूरा का पूरा सेगमेंट, पूरा का पूरा सेगमेंट उठ के इधर आ गया, इधर का पूरा पूरा का सेगमेंट उठ के इधर आ गया। ठीक है, तो कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ? कितना हुआ? 50%।
तो अगर मैं अब इस सेगमेंट को भी इधर पूरा कर दूं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। देखो पहले यहाँ पर क्या था, ब्लैक था, इधर में ये ब्लू आ गया, ये ब्लैक। अब कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ है? 0%। हाँ, ऑनलाइन वाले लोग अभी कितना परसेंट हुआ है? 25. अभी ये पूरा ऊपर सेगमेंट और नीचे सेगमेंट, ब्लू है ये ऊपर, नीचे ब्लैक सेगमेंट, कितना परसेंट हुआ? 0%. 0%। क्यों? जैसा पहले था वैसे ही। ये तो वैसे ही हो गया ना, दो लोग इधर बैठे, दो लोग इधर बैठे, दो दोस्त इधर, दो दोस्त इधर, एक दोस्त को उठा के इधर लाया और वो पहले वाले दोस्त को उठा के उधर लेके गया, फिर उसके उसके दूसरे दोस्त को उधर भेज दिया, उसके दूसरे दोस्त को इधर भेज दिया। जगह बस चेंज हुआ लेकिन दोनों फिर से सेम हो गए, मतलब क्रॉसिंग ओवर 0% हुआ। समझ आया? 100% नहीं होता है। इसका ये भी मतलब है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। तो मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो 50% तक होता है। समझ आया? क्लियर है? लिख लेंगे, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर इज 50%, मिनिमम 0%, मिनिमम 0%। ठीक है, अब चलो फिर से एक और। चलिए, ये दो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, दो सेगमेंट। अब ये इसका जो ये मिडिल पार्ट है, ये एक्सचेंज हो रहा है पूरा। अब हाँ, ये मिडिल पार्ट है, कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ? 25। हाँ, कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ? तो 25% क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हुआ, है ना? अब इसमें मैं पूछूंगा लिंकेज कितना परसेंट, कितना परसेंट लिंकेज पाया जाएगा? चलो अब अपन फिर से इसको देखेंगे। ठीक है, एक भी सेगमेंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो कितना परसेंट आपको लिंकेज मिलेगा? पूरा का पूरा लिंकेज होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ? 50%। और कितना परसेंट लिंकेज होगा? क्रॉसिंग ओवर 50% और लिंकेज 0% है। लिंक पूरा का पूरा सेगमेंट उठ के इधर आ गया ना जी, इधर ब्लू है, ब्लैक है, ब्लू है, ये यहाँ का पूरा ब्लू उठ के इधर आ गया, यहाँ का ब्लैक उठ के पूरा इधर आ गया। समझ आया? तो कितना परसेंट हुआ मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर? 50%। लिंकेज कितना होगा फिर? 0%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी खेल हो रहा है वो 50% के ही आर्म में हो रहा है। तो अगर यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब लिंकेज मैक्सिमम कितना परसेंट पाया जाएगा? 50% पाया जाएगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ठीक है, 50% लिंकेज पाया जाएगा। तो जब 50% मैक्सिमम लिंकेज पाया जाएगा तो कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा? क्रॉसिंग ओवर 0%। समझ आ रहा बात? यस सर, एक बार और बताइए। समझ आया? देखो, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर 50% हो रहा है तो लिंकेज 0%। और जब क्रॉसिंग ओवर 0% है तो भैया मैक्सिमम लिंकेज कितना पाया जाएगा? 50%, क्योंकि इस आर्म में नहीं हो रहा है। क्रॉसिंग सर ओवर उसमें अगर लिंकेज 0 कैसे हो? लिंकेज अगर है तभी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। भाई एक सवाल है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो लिंकेज का उससे क्या लेना देना? क्रॉसिंग ओवर का मतलब दो इधर है, दो इधर है, ये दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स का। इसका मतलब है कि इधर भी लिंकेज, इधर भी लिंकेज। लिंकेज है तभी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है।
समझ आया बात? क्रॉसिंग ओवर अगर हो रहा है तो लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर अगर हो रहा है तो लिंकेज नहीं है, ठीक है। और अगर पूरा का पूरा लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। समझ आ रहा है यहाँ? ठीक है कि नहीं? यस सर। अब देखो, तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये हो गया। अब यहाँ पर लिंकेज है ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लिंकेज होगा या कम लिंकेज होगा? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लिंकेज होगा कि कम लिंकेज होगा? जितना, हाँ, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लिंकेज होगा कि कम लिंकेज होगा? ज्यादा लिंकेज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। समझ आया? यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। इसका मतलब है कि जितना डिस्टेंस अगर जीन का ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगा। समझ आया? वही अगर मैं बोलूं कि क्रॉसिंग ओवर का क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा दूर दूर रहेंगे, दूरियां जितनी ज्यादा होंगी, रिकॉम्बिनेशन उतने ज्यादा होंगे। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? दो लोग जितने ज्यादा दूर दूर तक रहेंगे दूसरे के साथ कंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, आप समझ आ गया सर? ठीक है, समझ आ रहा बात? हाँ, तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्योंकि पास पास तो लिंकेज ज्यादा होगा। क्लियर है बात? इतना समझ आया ये वाला? तो मैक्सिमम लिंकेज कितना परसेंट तक हो सकता है? 50%। मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर कितना परसेंट तक हो सकता है? 50। मिनिमम कितना हो सकता है? 0% तक क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज पाया जाए। समझ आया बात? क्लियर है? यस इसके बाकी जो अपन एग्जांपल्स वगैरह है ना, अपन नेक्स्ट क्लास। एग्जांपल मतलब इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, काफी बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं अगले के लिए छोड़ा, वरना उसमें आधा घंटा निकल जाता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस को लिंकेज के थ्रू समझाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पढ़ के आइएगा इसको।